इसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सर। ओके, तो ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया था ना कि काइनेटिक एनर्जी ये सब, पहला दूसरा क्वेश्चन तो क्लियर था। हम्म। हम्म। तीसरा क्वेश्चन में द हाईएस्ट एनर्जी लेवल अप टू विच द हाइड्रोजन एटम विल बी एक्साइटेड। शुक्र। तो ये वाले क्वेश्चन में ये पूछा था कि हमारे पास जो है एनर्जी जो है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी, इतना एनर्जी हम दे सकते हैं उस को। और क्वेश्चन में ये पूछा था कि हाईएस्ट कितना हम उसको एक्साइट कर सकते हैं। तो हम्म। ये था ए पार्ट। और हमें फिर याद रखना है, एनर्जी लेवल डायग्राम याद रखना है कि ग्राउंड लेवल जो है ये है आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। फिर दूसरा वाला जो है वो है आपका -3 क्या था, 5 1 था या क्या था, जो भी था। और दूसरा एनर्जी लेवल जो है, दूसरा एक्साइटेड स्टेट, वो था -1.5। ये एक मिनट देख लेते हैं कितना था ये। -13.6 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 3 ज़ा 4, 3.4। तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ये 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। फिर ये जो था और छोटा हो गया था, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो ये आ गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये ग्राउंड लेवल था। तो अब हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लगभग 10 है। तो अगर हम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लें तो यहाँ पहुँच जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, -13.6 और ये 1.51। तो ये है 9 और ये है आपका 0, ये है आपका 12.09। तो 12.09 देंगे तो ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। और अगर ये कितना है 13.6 और ये 0.85, तो ये 5 और ये आ गया 7 और ये आ गया 12। तो 12.75। तो हम कितना, हमारे पास कितना अवेलेबल एनर्जी है, हमारे पास अवेलेबल एनर्जी है 12.5 इलेक्ट्रॉन। 12.5। तो कहाँ तक हम जा सकते हैं? फर्स्ट तक ही जा सकते हैं ना। नहीं नहीं, यहाँ 12.09 ही है, सेकंड तक जा सकते हैं ना। अच्छा हाँ, 5 5 पॉइंट। ओके, सेकंड तक जा सकते तो सेकंड तक जा सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन का जो आंसर है, पहला क्वेश्चन का जो आंसर है कि कहाँ तक जा सकते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन डेल्टा ई फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट is 12.09 electron volt, and we have 12.5 electron volt, so we can go up to। हैं। अगर वो 12.5 12.6 या 12.7 होता तो हम थर्ड तक जा सकते थे, ऐसा लिखना था ना। नहीं, तभी भी नहीं, इतना चाहिए, 12.75 चाहिए। और इससे अगर एक सेवन ऊपर पॉइंट की। फाइव से ज्यादा हुआ?
हाँ तो 12 अब अगर हमारे पास 12.8 है तो 12.75 तो ये ले लेगा और चला जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। ओके, ठीक है। अब जैसे फोर्थ का देखें, फोर्थ का कितना है, एक मिनट में, फोर्थ में कितना आएगा, 13.6 और 16, तो ये कितना है, ये तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो गया। 25, 25 डिवाइड करें तो कितना है, 13, 6 डिवाइडेड बाई, ये है कि 0.544, तो ये एक और ले लेते हैं, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट माइनस 0.544। तो अगर इससे इसको माइनस करें 13.6 और 0.544, ये जीरो हो गया, ये 954 1046, ये 94 ये कितना आ गया 5, ये जीरो, और ये 13 पॉइंट, तो 13 पॉइंट चाहिए होगा यहाँ पहुँचने के लिए, 13.056। तो अगर 12.8 है तो वो यहाँ पहुँच जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। अरे ओके। क्या कर दिया मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ है, ये थर्ड। तो यही है कि जितना एनर्जी अवेलेबल है इतना ही डिफरेंस उसको चाहिए, बिल्कुल इतना, इससे कम होगा तो वो जंप ही नहीं करेगा। क्योंकि एनर्जी जो है, हमने अभी पढ़ा था एटम में कि एनर्जी जो है बिल्कुल क्वांटाइज्ड है, और उतना ही एनर्जी लगेगा जितना कि एनर्जी का डिफरेंस है। तो जब तक 3 - 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी नहीं होता तब तक यहाँ नहीं आएगा, जब तक -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता नहीं है तब तक यहाँ नहीं आएगा, जब तक 0.85 नहीं होता तब तक यहाँ नहीं आएगा। तो इसी तरीके से एनर्जी लेवल जो है बिल्कुल डिस्क्रीट, बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा कहीं पे, या तो यहाँ ओके। होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो इसीलिए इतना ही एनर्जी इसको चाहिए। क्लियर हुआ? जी सर। तो ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तक जाएगा, एक्साइटेड स्टेट यानी n = 3, n = 3 तक जाएगा। अब हमारे पास आंसर है कि n = 3। उसके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन दी लाइमन सीरीज। तो हमने कल डिस्कस किया था कि जब कम एनर्जी लेवल से में आएगा तो वेवलेंथ क्या होगा, बड़ा होगा। ये देखा था ना कि जो ये था आर एच, और लाइमन सीरीज क्या होता है कि फाइनल जो है वो 1 है, क्योंकि ये 1/λ जो होता है वो होता है 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/, इनिशियल का स्क्वायर। इनिशियल का स्क्वायर। तो हमारा जो फाइनल है वो, क्योंकि लाइमन सीरीज में जो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1 पर ही आते हैं। 1 पर ही आते हैं, तो फाइनल तो 1 है, लेकिन जो इनिशियल है वो कुछ भी हो सकता टू है, वो 3 2 4 3 5। 4 हो सकता है। अब हमें देखना है कि वेवलेंथ जो है वो 1/n² पे डिपेंड कर रहा है। तो n का वैल्यू अगर स्मॉल होगा तो लैम्डा जो है वो बड़ा होगा, है नहीं? हम्म। तो क्योंकि यहाँ देखिए 1/λ जो है वो आर एच, 1 - 1/n²। ठीक है। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जांपल की 2 सर है ये, वेव नंबर और वेवलेंथ सेम ही है ना? नहीं नहीं नहीं, उल्टा है ना, वेव नंबर बड़ा होगा तो वेवलेंथ छोटा होगा। लेंथ छोटा होगा, हाँ हाँ। हम्म। तो अब ये देखिए कि 1 - 1/n², यानी यहाँ पे n की वैल्यू या तो 2 ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 3 तक ही जा सकता है नहीं? हाँ। तो अब एक क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा वेवलेंथ बड़ा हो। तो अगर एग्जांपल देखें 2 का, कि अगर ये 2 पे चला गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो वो आर एच क्या हो जाएगा, 1 - 1/4। तो ये कितना आ जाएगा, 1/λ जो आएगा वो आर एच, और ये 4 - 1 तो 3/4। तो लैम्डा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4/3 आर एच, ये लैम्डा आ गया।
ये अगर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से 1 पे जा रहा है। अगर 3 पे n=2 के लिए, n=3 के लिए अगर ये जा रहा है आपका 9, तो ये कितना आ गया, 1/λ जो है आपका RH, और ये आ गया आपका 9 - 1, तो 8/। अच्छा, मैंने 10 लिखा था कल। ओके, तो ये आ जाएगा 9 और बाई 8RH, ये आ गया। अब देखिए, ये 3 और 8 में तो जमीन आसमान का फर्क है। अब ये 5th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे चेक करें कि ये दोनों कौन सा वाला बड़ा है, 4/3 बड़ा है या 9/8 बड़ा है, ये कैसे चेक करेगा। हम्म सर 4/3 बड़ा है। ये कैसे पता किया आपने। अरे 9/8 बड़ा, बिकॉज एक जब सेकेंड तक एक सेकेंड। ये 5th क्लास में पढ़ा था हम लोगों प्रॉपर ने। फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, तो इसमें जो है लाइक लाइक टर्म इसको बनाना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं। तो ये 3 और 8 तो कहीं से सिमिलर नहीं लगती, तो इसमें जो है इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इसका 24 आएगा। तो 4/3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 ऊपर नीचे, तो ये आ गया 32/24। इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 3, तो आ जाएगा 27/54। अब तो आसानी से बता सकते हैं कौन बड़ा है। अब है ना, ये बड़ा है, 32 है, ये 27 है। हेलो, फिर आपकी आवाज़ चलेगी क्या, हेलो। 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 हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही, अभी आ रही, हेलो। अभी आ रही। हाँ हाँ, अभी आ रही, अभी आ रही है आवाज़। मेरी आवाज़ आ रही है आपको। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आपकी नहीं आ रही। अच्छा, मेरी नहीं आ रही। ओके, एक मिनट, एक मिनट। हेलो। 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 सर मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ, एक मिनट। हाँ, ओके, एक बार आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। हेलो, अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको। हेलो। हेलो। हाँ सर, हेलो। अब आवाज आ रही है। अच्छा, तो वो नेट का ही प्रॉब्लम था। ओके, तो ये समझ में आ गया कि कौन सा वाला जो है वेवलेंथ बड़ा होगा। हाँ सर, आ गया समझ। और अब ये बोला है इन्होंने कि बामर सीरीज का स्पेक्ट्रम बनाओ, क्या मतलब। बामर सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ दीज हाइड्रोजन एटम्स, तो बामर सीरीज के लिए हमारे पास तो एक ही एनर्जी लेवल तक ये जा सकता है। मतलब ये तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तक ही जा सकता है। तो बामर सीरीज जो होगा इसका, बामर सीरीज क्या होगा, ये होगा आपका n कितना होगा इसका, 3 होगा। बाकी 4 तक तो जा ही नहीं सकता, 5 तक तो जा ही नहीं सकता, तो वो क्या आ जाएगा, RH 1/2² माइनस 1/3²। ये है इसका बामर सीरीज स्पेक्ट्रम। तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 - 1/9
तो ये आ जाएगा। और स्पेक्ट्रम भी बनाना है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो ये है बामर सीरीज, इसका स्पेक्ट्रम 2, 3, 2, 2। और वेवलेंथ निकालेंगे तो कितना आएगा इसका? 36। और 4 9 जा 9, -9 4 जा 4। ये आ जा, अरे कितने लोग लीव कर रहे हैं? क्या हो रहा है ये कुछ? 5/36। तो ये कितना आ जाएगा? 1/λ जो आ जाएगा वो आ जाएगा RH। 5/36, तो लैम्डा क्या होगा? 36/RH, 5RH। और RH कितना होता है? 10⁻⁷। -7। हम्म। -7 होता है या +7 होता है? हम्म। हाँ, +7। हम्म। 10⁻7। हम्म। मैंने बुक में -7 लिखा। बुक में -7 लिखा हुआ है? अरे तो बुक ही तो करेक्ट होगा। नहीं नहीं, मैंने गलती से लिख लिया था। अच्छा। ओह। ओके। तो ये 1.09 इंटू 10⁻7। ये 1.2 कहाँ से? ओके। तो ये 1.09 10⁻। 7। सॉरी, 1.2 कैसा है? नहीं नहीं, 1.1 होता है ना, 1.09 इंटू 10⁻7। उसको सिर्फ 1 में तो ले सकते हैं। हाँ, 1 भी ले सकते हैं। 1 भी, 1.1 लिख के यहाँ 1 पॉइंट या 1 भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये है कि 10⁻7। ओके, मैं इसको आप रफली अगर कहना चाहें 1, तो 1 भी लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 36 इंटू 10⁻⁻7। लेकिन हम्म। अगर प्रॉपर कैलकुलेशन 1.1 लेके करेंगे तो कितना आएगा? वन मैं पॉइंट तो नहीं वन करूंगी 1.1 लेके। उतना कौन करे, मेरी मैथ वैसी खराब है। ओके, तो या 32.4 का डिफरेंस आ जाएगा। चलिए, ये भी ठीक है वैसे। 36 से इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ये है आपका वेवलेंथ। ये है आपका, कौन सा क्वेश्चन था ये? ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। इसको नोट कर लीजिएगा, कल आपने नोट कर लिया था ये? मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। ओके, जब आपने स्क्रीनशॉट लिया था तो ये बामर सीरीज का हमने नहीं किया था। और हाँ। स्क्रीनशॉट लिया था तो मतलब ये मैंने गड़बड़ किया था, मैंने इसको 10 लिखा था, तो यहाँ से करेक्ट कर हाँ लीजिएगा, सर, वो ठीक? मैंने सही कर लिया। अच्छा, आपने सही कर लिया। ओके, वो ये बामर सीरीज वाला नोट कर लीजिए। ठीक है। सर हो गया। हो गया। ओके, जी। तो अब जरा
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपने वो याद कर लिया जो जो भी मासेस हैं, क्योंकि न्यूक्लियाई में मासेस ही याद रहेंगे तो हो पाएगा क्वेश्चन। तो अपने सबके मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ ये सब याद कर लिया आपने? हाँ, पूरे तो नहीं याद किए, 2-3 याद किए, तो रिवाइज भी करना है, फिर उस टाइम याद करूंगी। मैं बार बार लिख देता हूँ ताकि ये याद रहेगा। नहीं सर, बी, मैंने लिख लिया था। तो इसको बार बार लिखिएगा, क्योंकि मैं भी बार बार लिखता हूँ तो मुझे याद रहता है, नहीं तो मैं भी भूल ठीक है। जाऊंगा इतना। डेसिमल 4-5 डेसिमल प्लेसेस पे हैं, तो इसलिए हम्म। उसको बार बार लिखना चाहिए। ओके, जो फोर्थ क्वेश्चन कि विच स्टेट ऑफ द ट्रिपली आयोनाइज्ड मतलब इस पे कितना चार्ज है? 3 इलेक्ट्रॉन इस पे चार्ज। अच्छा, ये क्यों बोला है चार्ज है? ओके, हैज द मतलब सेम और, बेरिलियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। हाँ 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, हैज द सेम ऑर्बिटल रेडियस एज दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे पूछा है कि विच स्टेट ऑफ द ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम हैज द सेम ऑर्बिटल रेडियस as that of ground state of ओके। तो यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है, अब ये बेरिलियम है तो इसका Z कितना होगा? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4। 4। तो Z 4 है। अब यहाँ पे पूछा है ऑर्बिटल रेडियस, तो ऑर्बिटल रेडियस क्या होता है? बोर रेडियस क्या होता है? ये होता है R0 N² / Z, यही होता है ना? हाँ। जहाँ पे आपका R0 जो होता है वो होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये होता है। अब इन्होंने बोला है कि विच स्टेट ऑफ द ट्रिपली, कौन सा स्टेट हैज द सेम ऑर्बिटल रेडियस एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन पहले निकालते हैं, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ये कितना होगा? ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन यानी N कितना है? 1 है, और Z कितना है? 1। 1। तो यहाँ R कितना आ जाएगा? R0, ये 1² / 1, तो ये कितना आ जाएगा? R=R, यानी 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब बोला है कि X लेवल ऑफ, या N लेवल ऑफ, N मान लेते हैं, N लेवल ऑफ बेरिलियम जो भी आयोनाइज्ड है 3+। तो इसके लिए हमें क्या पता करना है? N पता करना है कि कौन सा एक्साइटेड स्टेट है, और Z कितना है? 4। तो वो जरा निकालते हैं। इन्होंने बोला है कि हैज द सेम ऑर्बिटल रेडियस एज दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट। तो ये बोला और है भी 0.529 होगा। कि R ऑफ बेरिलियम जो है ये R ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल। तो बेरिलियम जो है वो हमारा क्या है? R0 N² / Z, और ये जो कितना है हमारा, ये R0 है हाइड्रोजन का। तो R0 और R0 तो क्या, अब N² कितना है? N², ये है आपका Z के इक्वल। तो N जो है वो √Z है। अब एन स्क्वायर N, जेड के इक्वल कैसे हो गया? इसका कौन क्या? ये एन स्क्वायर इज इक्वल टू जेड कैसे हो गया? इधर लिखिएगा ना, राइट हैंड साइड में, इधर 1 है ना। अच्छा, वो कैंसिल कर दिया, ओके। N²= 1 हम्म। है तो इधर लिखिएगा, तो ये इधर अच्छा हाँ है। ठीक अब ये √4 आ गया, यानी 2। तो कौन सा एक्साइटेड स्टेट है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। है।
तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम जो होगा वो इक्वल होगा अपना ये ग्राउंड स्टेट ऑफ, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है सर, इसी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं आएंगे? नहीं नहीं, इसमें आइटम में तो यही पूछेगा ना। सब हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। हम्म, विच लेवल ऑफ द डबल आयोनाइज, अच्छा यहाँ पे अब लेवल पूछा है यानी एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी क्या होता है, ये होता है -13.6, क्या होता है आगे। बाई एन ये सब, स्क्वायर EV। जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड भी होता है, इंपॉर्टेंट है ये जेड, क्योंकि हाइड्रोजन का अब सिर्फ होता है बाई एन स्क्वायर। यहाँ पे देखिए लिथियम भी पूछ दिया है। हाँ। तो ये होता है एनर्जी लेवल किसी भी एटम का। नाउ ये पूछ रहे हैं कि विच लेवल ऑफ द डबली आयोनाइज्ड lithium has the same energy as the ground state of तो ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये क्या है, n है 1, z है 1, तो ई एन कितना आ गया या ई वन कितना आ गया, ये है -13.6, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो यानी आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब हमें क्या बोला है कि विच लेवल ऑफ द डब्ल्यू एनाइज लिथियम, तो एन लेवल ऑफ लिथियम, डब्ल्यू एनाइज जो भी है। तो उसके केस में, लिथियम के केस में एन पता करना है, जेड कितना है 3, तो ई एन ऑफ लिथियम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -13 ये लिथियम बोल देते हैं, और ये है हाइड्रोजन, तो 13.6, और ये है जेड है आपका 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, तो ये है आपका, है नहीं। अब ये बोला है कि ये दोनों जो है क्या है, ये दोनों क्या है, विच लेवल ऑफ द डब्ल्यू हैज द सेम सेम एनर्जी एनर्जी इक्वल है। इक्वल, तो सेम एनर्जी है।
सेम एनर्जी, मतलब ये E1H जो है वो है EN, लिथियम। तो यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये है -13.6 3 स्क्वायर/n स्क्वायर। तो -13.6 -13.6 कैंसल्स, n स्क्वायर आ गया आपका 3 स्क्वायर, तो n आ गया आपका √3 स्क्वायर, यानी ये आ गया 3। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, नोट कर लीजिएगा इसको। सर ऑर्बिटल रेडियस। हाँ, ऑर्बिटल भी क्या बोला है क्या? जी, ओह, रेडियस भी कंपेयर। ऑफ द टू लेवल्स, अच्छा। तो हमारे पास इस वाले का ऑर्बिटल रेडियस, ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल रेडियस, ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है? आर, एन है 1 और जेड है 1। तो R0, और क्या होता है एन स्क्वायर बाई जेड। तो ये आ गया 1, तो R0 आ गया, यानी 0.529 एंगस्ट्रॉम। और ये बोला है n = 2 आया था ना, 3 है, n = 3 लिथियम ऑर्बिटल रेडियस। तो ये कितना आ गया हमारे पास? n = 3, z = 3। तो R कितना आ जाएगा? R0 और n² z। तो ये आ जाएगा R0 n² यानी 3 × 3 ÷ 3, तो 3R0, यानी 3 × 0.529 एंगस्ट्रॉम, यानी कितना आ गया? 0.53 सर लिख दिया। मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिखना जरूरी है, वहीं पे छोड़ नहीं सकते? 3R0 लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा नंबर का हुआ तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। 3 3 9, ओके। 3 5 15, तो ऐसा 1.59 एंगस्ट्रॉम। ये है आपका, ये आर ऑफ लिथियम, आर ऑफ हाइड्रोजन, ये है, यानी 3 टाइम्स बड़ा है। हम्म, तो ये नोट कर लीजिए। कोई डाउट है ये ठीक क्वेश्चन है। में? नहीं सर। हाँ, इसको नोट कर लीजिए। हम्म, हम्म। और ये 12th में जो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के जो डेरिवेशन है, वो नहीं आ रहा।
वो सिलेबस में नहीं, तो डिलीट वो होगा। नहीं। हाँ वो डिलीट हो गया, डेरिवेशन डिलीट हो गया है, तो वो बड़े बड़े जो डेरिवेशन होते थे वो नहीं करने हैं। हम्म। हाँ, तो स्क्रॉल करते। हो गया। ओके, तो अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच लेवल ऑफ, नहीं ये तो कर लिया। The photon emitted during the de-excitation from the first excited level to the ground state of hydrogen atom is used to irradiate a photocathode, a photo in which stopping potential of 5 volt is used. Calculate the work function of the cathode used. अच्छा सर ये ये तो क्या है? ये तो डुअल नेचर, ये डुअल नेचर का है। ये जब डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो हम करेंगे। तो हम्म, ये डुअल नेचर में क्या होता है कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो भी इलेक्ट्रॉन है वो होगा वर्क फंक्शन प्लस में माइनस में, और नहीं नहीं प्लस में नहीं, ऐसा जो मतलब जो काइनेटिक एनर्जी जो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो टोटल एनर्जी जितना है माइनस में वर्क फंक्शन। तो ये है होता है आपका, यानी जो एनर्जी होता है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यही है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन ये जब हम पढ़ेंगे तब तो ये क्वेश्चन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन टू एच एटम इन ग्राउंड से सो दैट इट कैन emit an H gamma in Balmer series. If the angular momentum of the system is conserved, what would be the angular momentum of such H gamma photon? Exemplar problem. तो ये कुछ दिमाग में बत्ती जल रहा है, ये कैसे सॉल्व होगा? नहीं सर। नहीं, ये
ये पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन टू अ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट सो दैट इट कैन इमिट एन एच सर एच गामा। गामा कहाँ से आया? एच गामा क्या होता है आपका? एच अल्फा होता है, एच बीटा होता है, एच गामा होता है। यानी जो तीसरा वाला जो है, यानी पहला एच अल्फा बामर सीरीज क्या है आपका? बामर सीरीज है, बामर सीरीज है आपका, ये है 1/λ RH 1/2² -1/n²। है नहीं? तो अगर n है आपका, n है आपका 3, तो वो हो गया अल्फा। n है आपका 4, तो वो हो गया बीटा। n है आपका 5, तो वो है आपका गामा। ये क्लियर हुआ? हाँ सर। अब व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन टू इन ग्राउंड स्टेट सो दैट, अच्छा, तो ग्राउंड स्टेट से हमें पहुंचाना है इसको फिफ्थ इसमें। तो फिफ्थ का हम ये पता कर लें क्या होता है। एन जो है फिफ्थ, n = 5 है, n = 5 है। और हमें कितना एनर्जी देना है? तो अब n = 5 के लिए हम एनर्जी निकाल लें हाइड्रोजन का। तो क्या हो जाएगा वो? -13.6 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर। कोई ये कितना आ जाएगा? -13.6। जेड तो 1 है, जेड हमारा 1 है फॉर हाइड्रोजन। तो -25, और ये मैंने सॉल्व किया था, ये कितना निकाला था? 0.5 समथिंग, कितना निकाला था? -13.6 डिवाइडेड बाई 25। तो ये 0.-0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी है नहीं? और ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कितना है? ग्राउंड स्टेट से पहुंचाना है, तो हाइड्रोजन को ग्राउंड स्टेट से पहुंचाना है। एच बामर सीरीज वाले में ग्राउंड स्टेट से पहुंचाना है आपको, ये जो भी है n = 5 में, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में। और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी कितना है? ये है -0.544। तो इतना डिफरेंस का अगर एनर्जी इसको दे दें तो वो पहुंच जाएगा n = 5 में। तो कितना डिफरेंस है? वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -0.5। 0.544। तो ये आ गया 0 0, यानी आ गया 10 में से 4 गया 6, और 9 में से 4 गया 5, ये कितना हो गया? 5 5 0 13 पॉइंट। तो ये इतना एनर्जी देना होगा ताकि ये पहुंच जाए, ताकि ये बामर सीरीज का एच गामा लाइन मिल सके। क्योंकि जब ये यहाँ पे जाएगा तभी तो यहाँ से वो जंप करेगा। ये है आपका बामर, बामर एच गामा। ये जब यहाँ से जंप करेगा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से, अरे अरे नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहा हूँ? बामर ये थोड़ी है, बामर है ये n = 2, ये n = 1। तो ड्रॉ बामर है करना ये। होगा। नहीं, ड्रॉ तो नहीं करना होगा, बस ये बताना है कि इतना एनर्जी देना है। मैं बता रहा हूँ कि ये एच गामा ऑफ बामर है, ओके। कि फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, वो एच गामा है। एच अल्फा क्या है आपका? जब वो जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट थर्ड। से, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट, तब है ना एच गामा 3 से 2 पे। एच बीटा जो है वो क्या है? 4 से 2 पे, यानी थर्ड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो यही। ओके, नोट कर लीजिएगा इसको। और कुछ क्वेश्चन था क्या? इफ दी, अच्छा, इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, व्हाट वुड बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सच एच फोटोन? तो एच गामा फोटोन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है?
NH बाई 2 NH पाई। by 2 pi. N कितना है? N है आपका 5 और H बाई 2 पाई। बाप रे, 5 into 6.63 into 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब ये जो भी सॉल्व करके आता है वो होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ एच ग्राम। ये क्लियर हुआ? जी। ओके, अब ये note कर लीजिएगा आप। और कुछ भी क्वेश्चन है क्या? व्हाट वुड बी द एंगुलर एंगुलर मोमेंटम तो कर लिया। ये नोट कर लीजिएगा। सॉल्व कर दे। हो गया। ओके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला है कि डीप हाइपोथेसिस यूज करके nth रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोर क्वांटाइजेशन। अब ये तो हमें पता है कि ये क्या होता है, R=R0 n² / z। ये हमें प्रूफ करना है क्या? ओ, ओ नहीं नहीं नहीं, write the relation of nth radius of Bohr orbit in terms of Bohr quantization condition of orbital angular momentum। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो है क्या आपका mv/r, और ये क्या है यानी p/r, और ये आपका आता है NH/2 पाई। तो ये तो है आपका एंगुलर मोमेंटम। अब ये बोला है कि nth, इससे हमें nth रेडियस निकालना है, यानी हमें निकालना है r क्या होगा। हम्म तो कैसे करेंगे आप बताइए, कोई आइडिया? फिर दोनों को इक्वेट कर सकते हैं पहले।
दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, यानी एम वी आर को इक्वेट कर दिया इससे, है नहीं, यानी हम्म एन एच बाई टू पाई को इक्वेट कर दिया हमने एम वी आर से। और एम वी जो है वो क्या है, ये पी है, तो एन एच को हमने कर दिया पी आर से। और बोला है कि यूज करने के लिए डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से ये पी क्या हो जाएगा, लैम्डा जो होता है वो एच बाई पी, तो पी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एच बाई लैम्डा, यानी पी जो हो गया वो हो गया एच बाई लैम्डा आर, हो गया ना। हम्म तो और एच कैंसिल हो गया। अब ये लैम्डा जो है, हमें पता है कि एनर्जी जो है वो क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा जो हो जाएगा वो एच सी बाई ई। और एनर्जी क्या होता है, ये होता है आपका ई नॉट, या ये होता है आपका 13.6 माइनस 13.6। तो माइनस अभी नहीं लेते हैं क्योंकि लैम्डा निकाल रहे हैं। तो ये आ गया 13.6, और ये आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर। ये क्लियर हुआ। ये क्लियर हुआ। ऐसे। अब ये जो दिया है इन्होंने, ये क्या है मेरे को, आर बाई लैम्डा जो है, ये तो एन क्यूब आ गया, कुछ तो गड़बड़ है। एन एच बाई टू पाई, और ये एम वी आर। हम्म ये तो दूसरे तरीके से, इसमें डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस तो हम यूज ही नहीं करते। जब हम बोर रेडियस सॉल्व करते हैं, बोर रेडियस सॉल्व करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम ही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं कि एल इक्वल्स टू एम वी आर, और आपका है एल इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई, ये दो चीज है। और हाँ। तीसरा, तीसरा क्या है, क्योंकि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो फोर्सेस जो है आपका, जो आपका ये, जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी इन दोनों के बीच का जो फोर्स, कूलम फोर्स, कूलम फोर्स जो होगा वो इक्वल टू होगा आपका ये जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स के, एम वी स्क्वायर बाई आर के, है नहीं। हम्म तो ये कूलम फोर्स क्या है, ये है आपका, ये मान लीजिए ये जेड ई है, तो ये है आपका के, और क्यू वन क्यू टू यानी जेड ई, और क्यू टू जो है वो है इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये है एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से ये आर और ये आर कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास जो वी स्क्वायर आता है, वी स्क्वायर क्या आता है आपका, या यहाँ से हम निकाल लें आर, आर क्या आता है आपका के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये आपका आ गया वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर, ये है ना। आर हाँ। या वी निकालें तो वी स्क्वायर आ गया आपका, वी स्क्वायर आ गया आपका के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर, आर है, ये आ गया। तो ये वी स्क्वायर जो है यहाँ पे हम पुट कर देते हैं कि यहाँ पे एम वी आर जो है, एम वी आर इक्वल्स टू है एन एच बाई टू पाई। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर, ये हो गया। और हम फिर यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर जो है आपका वो है के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका आर है।
और ये आर स्क्वायर, ये हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ये आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ जाएगा, ये एम से ये एम कैंसिल, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर आ जाएगा आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे है के जेड ई स्क्वायर। ई स्क्वायर। तो ये जितने भी ये सर कांस्टेंट है, एक एम भी तो आएगा ना? एम भी है इधर, तो ये जितने भी कांस्टेंट हैं इसको सी बोल देते हैं, सी इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, और इसी को सी को हम बोलते हैं आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। तो ये आपका आता है बोर रेडियस ऐसे ही। तो यहाँ पे हमने बताइए ये यूज किया क्या, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। नहीं तो। तो ये क्यों डी ब्रॉगली बोल रहा है यूज करने के लिए, पता नहीं। तो इस तरीके से डिराइव करते हैं, ये हमने कंफ्यूज करने के लिए लिखा होगा। हाँ ये शायद कंफ्यूज करने के लिए। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। तो आइडिया है एंगुलर मोमेंटम, ये यूज ठीक बोर है। क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये वाला पार्ट यूज हुआ है, ओके। ये वाला यूज किया है, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ ऑर्बिटल लाइन। सर हो गया। स्क्रॉल कर दे।
फिर हो गया। हो गया। ओके। और बस अब तो ये एटम के सारे क्वेश्चन हो गए, डेरिवेशन भी हो गया सारा। बोर मॉडल और दूसरा क्या था, क्लोजेस्ट अप्रोच। और ये था आपका फिर था वो इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये सब चीज़ें हमने कर लिया है। और मैं बस बोल रहा था कि एक बस एक हम्म, ये जो कल क्वेश्चन मैंने बोला था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दे देगा आपको किसी एटम का, जैसे जैसे मान लीजिए कि आपके पास है अ, आपके पास है आयरन और 26 और 55। 26 से ये क्या था, स्केनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। 26। 26 ही है। हम्म 26 ही है। 26 ये। तो ये आपका है, इसका मास शायद 55 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है। एक मिनट में देख लूँ क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था। हम्म क्वेश्चन था कि हाँ 55.934। तो ये 55.934 गिवन है। इसका दे रखा है एटॉमिक मास 55.934 U। अब ये देखिए यू में है, एटॉमिक मास यूनिट में है। तो जब भी हम निकालेंगे या बाद में हम बात करेंगे, जब भी हम एनर्जी निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी, तो वो क्या होता है, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। लेकिन ये होता है जूल्स में। लेकिन जब आपका दिया हुआ है यू में मास, ये मास जो है यू में दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद है ना, ये मैंने बताया था। जी सर। तो हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालना है पर न्यूक्लियॉन, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, वो क्या होता है, बाई ए। तो ये आ जाएगा डेल्टा एम इंटू 931.5 MeV डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ पे कितना है हमारे पास, हमें निकालना है सबसे पहले मास डिफेक्ट कितना है। तो मास डिफेक्ट हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखिए मास ऑफ एटम दे रखा है। तो दो फॉर्मूले थे हमारे पास। एक तो था कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस में जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है माइनस में मास ऑफ न्यूक्लियस। एक ये था। जब मास ऑफ एटम दे रखा है, तो हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और माइनस में मास ऑफ एटम, ये पढ़ा था हमने। तो ये वाला यूज़ करना है। और एम एच क्या था, मास ऑफ हाइड्रोजन था 1.0078। ये था मास ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद फिर था एम एन कितना था, न्यूट्रॉन, ये था 1.0086। और एम ए दे रखा है 55.934। तो ये तो बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, एम एच एम एन और एम ए तो गिवन होगा। तो जब हम डेल्टा एम निकालेंगे, तो वो क्या होगा, जेड है आपका कितना, 26। और 26 इंटू 1.0078 प्लस मास नंबर है आपका 55। 55 माइनस 26, और ये कितना है, एम एन है 1.0086 माइनस 55.934। तो ये कितना आ जाएगा, ये 26। अच्छा बाप रे, मैं तो कैलकुलेटर, आपको शायद ये कैलकुलेटर यूज करने देगा, अलाउ करेगा। नहीं सर, नहीं अलग। हम तो ये मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1.0078। सर छोड़ देंगे।
अरे तो वो नंबर काट लेंगे ना, ये तो बिल्कुल इजी है, डायरेक्ट है तो। हम्म। 2 0 प्लस में 5 - 6 9, और ये कितना हो सर गया नीट 4। में भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो फिर पिन कोड। नहीं नहीं, कैलकुलेटर अलाउ करने देते हैं, ये सब कैलकुलेशन में अलाउ करने देते हैं। 1 पॉइंट केमिस्ट्री में भी तो अलाउ करने देते हैं ना, जब वहाँ पे वो निकालना होता है, सेल का पोटेंशियल और वो सारा कुछ निकालना होता है। ये है कि 29.2494 -55.934, तो ये है कि 26.2 प्लस 29.24 55.934, तो ये कितना आ गया, +26.2, ये गया 55.44 माइनस 55.934। अरे ये क्या गड़बड़ है? हम्म, तो ये तो बहुत तरीका। नहीं नहीं, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हायर हो गया? ये तो कम होना चाहिए ना। मैंने क्वेश्चन सही नोट किया है, 1 मिनट में देख लूँ। 934 तो नहीं होना चाहिए हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। 934 ही है। अरे अच्छा, ये 56 है ओ। ये जो है इसका 56 है, 55 नहीं। हम्म। तो आयरन का जो मास नंबर है वो 56 है। हाँ, ये 56, क्वेश्चन ही गलत। तभी मैं कहूँ क्योंकि ये जो है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो मास डिफेक्ट है। तो ये है यहाँ 56, यानी ये है 30 इंटू, तो अगर 30 इंटू 1.0086, ये कितना है, 30.174। तो 30.174, और इसको ऐड करें 26.2 में, तो ये कितना आएगा, 56 पॉइंट, अब करेक्ट, और माइनस 55.934, तो ये आया 0.44 यू आया। अब ये देखिए, ये जो मास डिफेक्ट है ये यू में, ये यू में है। जी। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा डायरेक्ट, इससे हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा एन इंटू 931.5, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0.4 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कितना आ गया इंटू 931.5, यानी 409.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आ गया बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालने के लिए बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर, तो वो कितना आ गया आपका, 409.86 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा, 56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 56, यानी 7.31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये क्लियर हुआ? हाँ सर, बहुत बड़ा है लेकिन। हाँ, ये तो बस ये याद रहना चाहिए कि, याद रहना चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट कि जब हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का टोटल सम करते हैं तो वो न्यूक्लियस से कम होता है, मतलब न्यूक्लियस से ज़्यादा होता है। तो वो जो एनर्जी जो चला जाता है, जो एनर्जी रिलीज होता है जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइन करते हैं, तो उसी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ओके। ठीक है।
ये नोट कर लीजिए जल्दी से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करा रहा हूँ। बाकी जी। सेमीकंडक्टर रिवाइज कर लीजिएगा, वो तो हमने कल करा ही था। जी। और एग्जाम के लिए कोई डाउट या कुछ क्वेश्चन है आप? हम्म, नहीं सर, बस क्वेश्चन जी कराने थे, आपने करा दिए। ओके, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। बस स्क्रॉल कर लो। कभी क्वेश्चन में मास डिफेक्ट खाली पूछेगा, कभी क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी पूछेगा, कभी पूछेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है सारा चीज कंसिडर करता है। जी। नोट कर लिया तो आप मुझे बताइए।